क्वेश्चन के साथ में। आज के रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हमारे लोको पायलट सर जी से। फर्स्ट क्वेश्चन ये है जो कि फिर से पांडे जी ने किया था। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन उनका फिर से ले रही हूँ, और भी बाकी क्वेश्चन हम लोग आगे पूछने वाले हैं। इन्होंने पूछा था कि सर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में कौन सी पोस्टिंग मिलती है, सर जी प्लीज बताइए। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आपके साथ में जुड़ने के लिए तैयार हूँ। तो इन्होंने ये यूट्यूब चैनल पे, इनके यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन आए हैं, उनका आंसर मैं दे रहा हूँ। तो ये पांडे सर ने पूछा है कि आप टेक्नीशियन 3 ग्रेड में कौन सी पोस्टिंग मिलती है। तो आपको बता दूं, टेक्नीशियन में जब भी सिलेक्शन होता है, जैसे अभी पोस्ट निकली है टेक्नीशियन की, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सब आंसर दूं। तो आप पहले तो जो भी कैंडिडेट है फॉर्म भरे, उनके लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखिए, जब आप सिलेक्ट होते हो ग्रेड टेक्नीशियन में, तो आपका पोस्टिंग इस पे डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स ग्रेड कितने आए, आपकी मतलब सीरियल कौन सी है, सीनियरिटी लिस्ट में कौन सा सीनियरिटी नंबर कितने आए, कितने मार्क्स आए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा है आपका क्वालिफिकेशन हो गया। मतलब जैसे आपका अगर आईटीआई किए हो तो आपका ट्रेड कौन सा है, मैकेनिक्स है, सिविल है, कारपेंटरीज है, कौन सा है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर आता है रैंकिंग के ऊपर, आपके मार्क्स कितने हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और फिर जिस बोर्ड से आपने फॉर्म भरे हैं, उस बोर्ड में डिपार्टमेंट में कौन सी जगह, कहाँ कहाँ खाली जगह है, उसके ऊपर भी ये डिपेंडेंट करता है। जैसे हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला को हो गया तो उनको सिग्नलिंग डिपार्टमेंट मिल सकता है। उसके बाद में मैकेनिकल वाले हैं तो उनको इलेक्ट्रिक लोको शेड होते हैं, जहाँ इंजन की मेंटेनेंस होती है, उनमें भी मिल सकता है। सीएनडब्ल्यू जो कैरेज एंड वैगन्स होते हैं, तो उनका भी मेंटेनेंस होता है, तो उनको भी वहाँ मतलब वहाँ टेक्नीशियन मिल जाता है, टेक्नीशियन की पोस्ट मिल जाती है। तो ये सब क्राइटेरियाज होते हैं पोस्टिंग के। और देखो, पोस्टिंग में इतने तो क्राइटेरिया होते हैं, उसके ऊपर रैंकिंग भी होती है। फिर रिजर्वेशन का भी एक ये है कि इस पोस्ट के मतलब अगर आप कोई डिवीजन में फॉर्म भरते हो तो आपने देखा होगा कि डिसेबल लोगों के लिए मतलब पोस्ट होती है, उसके बाद में वुमेन्स के लिए होती है, मेंस के लिए होती है, फिर जनरल, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, ऐसे वाइज पोस्ट होती है। तो नहीं तो आप बोलेंगे कि मेरी रैंक तो ज्यादा थी और मुझे अच्छी जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं मिली। तो उसमें क्या होता है कि पोस्ट रिजर्व रखी जाती है। आप जब फॉर्म भरते हैं तब आपको पता चल जाता है। तो आपका क्वालिफिकेशन, उसके बाद में आपकी रैंकिंग, अवेलेबिलिटी, डिवीजन, ये सब चीजें होती है आपका मतलब कौन सी पोस्ट मिलेंगी या किस डिपार्टमेंट में आपको मिलेगा। सर फिर से शुभम कुमार जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, भैया सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन में अगर छुट्टी लेनी है तो कितने दिन पहले बताना पड़ता है? देखो, लीव का तो ऐसे ही इंडियन रेलवे में लीव लेना बहुत ही मुश्किल काम है और इजी भी काम है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो वैकेंसीज है, उतनी वैकेंसी तो अभी निकाला नहीं, लेकिन हो सकता है कि अगर ये साल निकाले तो उनका ऐसा पर्सपेक्टिव हो सकता है कि हर साल वो मतलब अब जैसे अभी 4-5 सालों से 19 से कोई भर्ती आई नहीं है, तो हो सकता है कि हर एक साल में वैकेंसीज निकाले। तो अभी छुट्टी का तो ऐसा है कि डिपार्टमेंट वाइज वेरी करता है। जैसे किसी डिपार्टमेंट में अगर उनकी पोस्ट मतलब वैकेंसी कम फुलफिल है, तो उस जगह पे छुट्टी मिल सकती है। लेकिन अगर मैन पावर कम है तो उसमें छुट्टी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो भी आपको मैं बता देता हूँ कि एक रेलवे वाले को, जैसे ऑपरेशन वाले हैं, ऑपरेशन कैटेगरी वाले, रनिंग कैटेगरी वाले, उनको सीएल मिलती है 10 और बाकी डिपार्टमेंट को सीएल मिलती है 8। फिर 15 मिलती है फुल पे लीव, मतलब हर 6 महीने में, मतलब 1 जनवरी को क्रेडिट होती है, जुलाई में फिर से क्रेडिट होती है। तो एक बार में 15 क्रेडिट होती है फुल पे लीव, और सीक लीव 15 होती है। फिर जुलाई में 15 फुल पे लीव और 15 सीक लीव ऐसे। और सीएल एक साल में सिर्फ 10 या 8 मिल सकते हैं। तो अभी अगर आपको छुट्टी लेना है तो आप एप्लीकेशन पहले कर सकते हो। फिर उसमें क्राइटेरिया देखा जाता है कि आपने कितने दिन पहले छुट्टी ली, फिर आपके पहले वालों ने कितने दिन पहले छुट्टी ली, फिर स्टाफ अवेलेबल है कि नहीं, आपका काम कितना इमरजेंसी है। तो मतलब इमरजेंसी वालों को तो मिल ही जाती है, क्योंकि अभी देखो, अगर इमरजेंसी है तो आपको जाना ही जाना है, तो आपको इमरजेंसी में तो मिल जाती है। लेकिन आपको अगर कोई आपको वेकेशन पे जाना है, किसी की शादी है, क्या है, तो आपको लीव अप्लाई करना पड़ेगा। फिर स्टाफ कितना अवेलेबल है, कितने लोगों ने छुट्टी डिमांड की है,
उसके ऊपर में आपका कितने दिन है, आप कितने दिन पहले मतलब रिपीटेड छुट्टी है क्या, तो इसके ऊपर भी लीव डिपेंडेंट करती है। फिर आपकी अगर आपने सीनियर से अच्छी जान पहचान है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको छुट्टी मिल सकती है या नहीं मिल सकती। सो वंस अगेन सर, एक अमरेंद्र चंदेल जी है जो कि हमारे एक बहुत अच्छे व्यूअर है, हर वीडियो को लाइक और कमेंट्स करते हैं। उन्होंने पूछा है कि अभी जो टेक्नीशियन के फॉर्म निकले हैं जिनको 9 तारीख से भरना है, 9 फरवरी से, सो सब कौन से बोर्ड से फॉर्म भरे टेक्नीशियन का ग्रेड 3 के लिए? देखो, मैं तो आपको बता दूं कि टेक्नीशियन में ऐसा है, जो भी अभी टेक्नीशियन फॉर्म भर रहे हैं तो उनका ऐसा है कि अभी आप अभी डिवीजन अलग अलग होते हैं, मतलब आरआरबी अलग होती है, मुंबई आरआरबी, बिलासपुर आरआरबी, भोपाल आरआरबी, वैसे ही हर देश में बहुत सारे आरआरबी है। तो आपकी लोकेलिटी सपोज एक पोजीशन पे है तो आपके नजदीक जो भी आरआरबी है, जैसे बाद में ट्रांसफर करोगे तो उसमें बहुत मतलब होती भी नहीं, या फिर आप दुखी भी रह सकते हो कि घर से मैं बहुत दूर हूँ। जैसे आप अगर सेंटर मुंबई अपना भारत के सेंटर में रहते हो तो एकदम से साउथ में आपने फॉर्म भरा है और उसमें आपकी जॉब लगी तो उसमें लैंग्वेज बैरियर, खाने का भी परेशानी होती है। तो आपने आसपास के, आपको पता है कि जैसे आपने अगर मुंबई बोर्ड से भरा है, मतलब आप आसपास रहते हो तो मुंबई से भी भर सकते हो, भोपाल से और बिलासपुर से, तो आपको कन्वीनियंट क्या होगा, इनके आसपास अगर जॉब मिलती है तो आपका ट्रैवलिंग और थोड़े से जो खाने पीने की चीजें, लैंग्वेज है, इनको शेयर हो सकता है, मतलब आप उनको उतना एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन आप अभी देखिए कितनी वैकेंसी कौन से बोर्ड में है। तो जैसे अभी आप कंसिडर कर लो कि आप अगर यूपी के किसी एरिया में रहते हो तो यूपी के आसपास के एरिया में, या सोच लो मध्य प्रदेश में रहते हो तो मध्य प्रदेश या तो भोपाल से भर सकते हो, बिलासपुर से भर सकते हो, और महाराष्ट्र में मुंबई से भर सकते हो। तो अभी इसमें कंपैरिजन करो कि कौन से बोर्ड में कितनी ज्यादा वैकेंसीज है और मैं उसको फाइट कर सकता हूँ। तो उसके हिसाब से आप फॉर्म भरिए कि कौन से बोर्ड से आपको भरना है और कहाँ आपको लगना है। तो ये क्राइटेरियाज होते हैं, जनरली देखे जाते हैं। नहीं तो हो सकता है कि आप भोपाल में रहते हो और साउथ के किसी इसमें अगर भोपाल में अगर मतलब 200 वैकेंसीज है और साउथ में आपको 400 वैकेंसीज दिख रही है, तो आप जाके साउथ में फॉर्म भर लीजिए और आप लग गया तो उसके बाद में भी जिंदगी भर रोना है, क्योंकि वहाँ खाना ट्रांसफर तो बहुत मतलब इजीली होती नहीं, उसमें बहुत दिक्कतें आती है। क्योंकि एक बंदा जो है साउथ में लग गया तो वो इधर से कोई आना नहीं चाहता और उधर से वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो इसलिए आप फॉर्म सोच समझ के भरिए, नहीं तो फिर क्या हो जाता है, पछताने वाली बात हो गया। अभी साउथ में जाएंगे तो साउथ वालों को तो आपको पता है कि वो ना हिंदी बोलते ना समझते, इंग्लिश तो उनकी अच्छी है लेकिन आप हर टाइम इंग्लिश नहीं बोल सकते ना। तो और खाने का भी प्रॉब्लम है, या तो खुद पकाओ या फिर उनका कल्चर थोड़ा अलग होता है। तो आप ऐसे फॉर्म भरे कि आप आसपास के जो भी डिवीजन है उसमें फॉर्म भरे। सर और एक क्वेश्चन है कि सर असिस्टेंट लोको पायलट से लोको पायलट बनने में कितना टाइम लगता है? देखो, अगर आपने फॉर्म भरा है एएलपी का तो आपको सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए अभी जो प्रोसेस होती है प्रमोशन की वो थोड़ी अलग होती है। पहले कोई भी अगर मतलब अभी रिक्रूट होता है तो उसको एएलपी बना दिया जाता है, मतलब ट्रेनिंग वेनिंग सब करके वो एएलपी बनता है, असिस्टेंट लोको पायलट बनता है। उसके बाद में सीनियरिटी के हिसाब से उसको 2 साल बाद या फिर 80 या 20 का रेशो निकाल के उनको सीनियर बना जाता है, तो उनको सीनियर एएलपी बोला जाता है। फिर बाद में कुछ साल, मतलब हर एक डिवीजन का अलग अलग वर्किंग है, कहीं प्रमोशन की जो चेन है वो फास्ट होती है, कहीं पे भी स्लो होती है। तो जैसा प्रमोशन होता है वैसे, तो किसी डिवीजन में अगर आपको 2 साल गुड्स में काम करना पड़ता है या 4 साल काम करना पड़ता है, या किसी को 2-3 महीने ही काम करना पड़ता है, उसके बाद में कोचिंग मतलब मेल एक्सप्रेस पे आपको प्रमोट किया जाता है। उसके बाद में आपको शंटर बना दिया जाता है। शंटर क्या होता है कि कोई गाड़ी मेंटेनेंस के लिए आती है, जैसे कोचिंग गाड़ी होती है, मेल एक्सप्रेस गाड़ियां होती है, तो एक डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद में कोचेस में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है या क्लीनिंग करना रहता है, तो उनको मेन स्टेशन से यार्ड में डाला जाता है। तो उनको लेके जाने के लिए फिर कोई किसी बोगी में प्रॉब्लम होता है तो उसको कट करते हैं। तो ऐसे काम जो भी करता है उसको शंटिंग बोलते हैं। तो उसके लिए भी सीनियर एएलपी से जो गाड़ी चलाता है, शंटिंग करता है, उसको शंटर बोला जाता है। तो वो शंटर में प्रमोट होता है। फिर शंटर में कुछ दिन काम करने के बाद में फिर वो गुड्स लोको पायलट बनता है। फिर गुड्स लोको पायलट से वो पैसेंजर ड्राइवर बनता है, जो ये मेमो या फिर पैसेंजर होती है वो चलाते हैं, और पैसेंजर से फिर वो मेल एक्सप्रेस पे काम करता है। फिर मेल एक्सप्रेस के बाद में भी उनको एक
टेस्ट होती है, साइको टेस्ट होती है सुपरफास्ट गाड़ी चलाने के लिए। फिर तो से- हाँ, फिर फिर से से होती होती है। है। जो वंदे भारत चलाते हैं, अच्छा। जो राजधानी चलाते हैं, जो सुपरफास्ट गाड़ियां चलाते हैं, तो ऐसा प्रमोशन की प्रोसेस होती है। तो चलिए सर, आज के लिए इतना ही। एवरीवन, आप लोग को सबको बता दूं कि सर जी जो है सेंट्रल रेलवे में एक लोको पायलट की पोस्ट पर कार्यरत है। सो आप लोगों को जो भी रेलवे से रिलेटेड, ट्रेन से रिलेटेड या फिर लोको पायलट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप लोगों के रहते हैं, तो हमारे चैनल में आप क्वेश्चन कीजिए और हम उनको बताने की आप लोग को कोशिश करेंगे। मेरे हस्बैंड एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि सारे रिलेटेड क्वेश्चन है यही सब बता सकते हैं, क्योंकि मैं बस चैनल चलाती हूँ और टेक्निकल के जो सारे क्वेश्चन है ये आपको आंसर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, क्योंकि इनकी ड्यूटी है। सो फिर से जाना पड़ता है, टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि जो भी टाइम मिलता है इनमें अपने घर के काम प्लस रेस्ट करके प्रॉपरली ड्यूटी जाना ये सब होता है। तो अभी के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए और हम लोग नेक्स्ट आंसर के लिए तैयार रहते हैं। सो थैंक यू सो मच।